बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मंचासीन प्रोफेसर डॉक्टर सचपाला जी, श्री अशोक सिन्हा जी, नीलम कुमारी जी और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों प्रबुद्धजनों, मैं थोड़ा सा लेट हुआ। मैं सीधे लखनऊ से एयरपोर्ट पर आया और वहीं से सीधे यहाँ आ रहा हूँ। हमें ज़्यादा यहाँ महानुभावों के जो भाषण हुए होंगे सारगर्भित, उसको सुनने का उतना अवसर हमें नहीं मिला। मेरा परिचय दिया गया है। मैं 77 बैच का IPS ऑफिसर रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, MSc मैथमेटिक्स। और प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी मेरे गुरु रहे हैं। इसको मुझे बड़ा गर्व होता बताने, उन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया। तो मैं पौने 38 बरस की सेवा करके पुलिस सेवा उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक रहा और 4 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, जिसमें 2 बहादुरी के लिए हैं। तो मेरे पास है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर लॉन्ग मेरिटोरियस सर्विसेज, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, बार टू गैलेंट्री, चीफ मिनिस्टर आउटस्टैंडिंग पुलिस सर्विसेज मेडल, 1 लाख कैश अवार्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, 3 लाख कैश अवार्ड बाय UP गवर्नमेंट। तो ये तो मेरा जो एक व्यवसायिक जीवन हम कहेंगे वो एक पुलिस सर्विस में। और मैं 30 नवंबर 14 को रिटायर हुआ। 1.5 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गया। उत्तर प्रदेश में ST/SC कमीशन का चेयरमैन था, राज्य मंत्री का दर्जा था मेरा। फिर उसके बाद 2020 अक्टूबर से मैं राज्यसभा का सांसद हूँ और इस समय हूँ मैं चेयरमैन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लॉ एंड जस्टिस और पब्लिक ग्रीवांसेस। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो JPC है उसका मेंबर हूँ। और अभी 2 दिन पहले मुझे बनाया गया है मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और मैं राइटर भी हूँ, लेकिन उस परिस्थितियों ने मुझे राइटर बना दिया था। मेरी 10th बुक इस समय प्रिंट में है, 9 प्रकाशित हो चुकी हैं। बांग्ला और गुजराती में अनुवाद हो चुका, अंग्रेजी अनुवाद तो मैंने किया। बहरहाल ये मुझे बताया गया ये जो है ये पंच परिवर्तन प्रेरणा विमर्श 2024 पर ये कार्यक्रम यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे हैं। 22-23 को यहाँ 22 को शुरुआत हुई, 23 को यहाँ पर्यावरण पर कुटुंब प्रबोधन पर सामाजिक समरसता पर कार्यक्रम हुई है और आज समापन का कार्यक्रम है जिसमें मुझे भी अवसर दिया गया है। मैं भी माननीय सचपाला जी को सुन रहा था। इन्होंने नागरिकता, राष्ट्रीयता, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताया है। उस पर मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जो नागरिक कर्तव्य है, हम अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हम कर्तव्य के प्रति नहीं जाते। सबसे पूर्व हमारा जो हम आएंगे भारतीय संविधान की, हम नागरिक हैं, हमारे में राष्ट्रीयता है। आपने बड़ा अच्छा कहा कि कोई ज़रूरी नहीं नागरिक, प्रत्येक नागरिक के प्रति में वो राष्ट्रीयता हो, जो स्तर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है? भारत का संविधान। और ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान में कई चीज़ें दी गई कि साहब इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि यही संविधान है जिसमें बाकी जो एक्ट हैं, कोई भी कानून है। क्योंकि मैं तो लॉ इन्फोर्सर रहा हूँ पौने 38 वर्ष, तो जो भी चीज़ निकले हैं वो संविधान के तहत ही रहेंगे, उसके ऊपर नहीं। संविधान में कहा गया कि आर्टिकल 368 है जिसमें संसद संविधान में भी संशोधन कर सकती, लेकिन संविधान की जो सैलिएंट पॉइंट्स हैं
उसको मैं बताना चाहूँगा। संविधान सर्वोच्च है। इसके बाद विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, इसमें कोई चीज़ छेड़छाड़ नहीं हो सकता। भारत गणतंत्र है और लोकतांत्रिक स्वरूप है हमारी सरकार का। संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष उसका चरित्र है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द, न्याय का प्रभावकारी सबकी तक पहुंच और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये संविधान के सैलिएंट पॉइंट्स हैं जिसको हम सभी नागरिकों को पालन करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा एक विमर्श बहुत छिड़ा। तमाम ऐसी शक्तियां हैं हमारे देश में जो एक फर्जी विमर्श बनाती हैं। संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा, ये तमाम चीज़ के हालांकि उसका परिणाम लोगों ने देख लिया है। तो ये संविधान जो हमारा बना और उसमें ये कहा गया कि आप जो मौलिक अधिकार दिया है संविधान की जो मौलिक संरचना है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जब हम 1977 में मसूरी एकेडमी में गए ट्रेनिंग में, तो हमारे लॉ इंस्ट्रक्टर ने हमको 2 चीज़ें पढ़ाया था जो मैं अक्सर कोट करता हूँ, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस। ये पंजाब का केस था गोलकनाथ केस, और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संसद कोई संशोधन करता है तो आप फंडामेंटल राइट पर आप नहीं कर सकते, इनक्रोच नहीं कर सकते। ये था गोलकनाथ केस। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने निर्णय दिया। केशवानंद भारती जी संत थे, केरल के संत थे। उन्होंने जो संविधान संशोधन 24वां, 25वां, 29वां किया गया और उसमें संवैधानिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए। 1973 में 13 जजेज की बेंच ने निर्णय दिया कि ये जो मौलिक स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसमें अब चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस देश ने देखा है कि अपने स्वार्थों के लिए इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगा करके जो मौलिक अधिकार थे आपके छीन लिए गए। और 76 में ही जब इमरजेंसी लगी थी तो 42वां 42nd संविधान संशोधन हुआ, और उस संशोधन करके 2 शब्द और एक्स्ट्रा जोड़े गए, सेकुलर और सोशलिस्ट। बहुत इस पर चर्चा हुई थी संविधान सभा में, लेकिन उस समय इसको जोड़ा गया और तिथि वही है 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस। अभी कल तो 25 है, 26 को हम उसी को संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ये छेड़छाड़ हुई है। तो प्रत्येक नागरिक का काम है, हम सब का काम है कि हमारा संविधान है उसके प्रति हम उसकी रक्षा करें, और उसके साथ जो उसके संविधान के साथ और चीज़ें जुड़े हैं, राष्ट्रीय गान है, संविधान ने जो उसके संस्थान हैं, उसके आदर्श हैं, उसको पालन करें। एक चीज़ और होना चाहिए जो अभी मैंने आपसे सुन रहा था, संस्कारों की बात। संस्कारों की बात, ये जब हम बचपन में स्कूल गए, हम तो आम और महुआ के पेड़ के नीचे पढ़े हैं। 17 नवंबर 1960 को जब स्कूल गए, पकड़ कर लाया गया मुझे, तो स्कूल बिल्डिंग नहीं था, सिद्धार्थ नगर का गांव। मैं गया पेड़ के नीचे, जिसको आप रियल में आप गुरुकुल की कल्पना करते हैं, तो मेरा स्कूल तो गुरुकुल ही था। 17 नवंबर 1960। एक अध्यापक थे, मेरे पहले गुरु 8वां पास थे। कोई पढ़ता नहीं था तो गांव से पकड़ ले जाते थे, मैं भी पकड़ लिया गया। बृहस्पतिवार का दिन था, तो मेरी माँ ने कहा कि इसको बहुत रो रहा है, आज मत ले जाइए, हमारा ख़राब दिन। उनका माता जी इनको पूर्व से पश्चिम दिशा निकाल दो तो दोष दूर हो जाएगा। और मेरा पहला दिन था 17 नवंबर 1960 में गया, तो आम और महुआ के पेड़ के नीचे पढ़ाई शुरू हुई।
और जानते प्रार्थना क्या हुआ? पहला काम होता जब बच्चे इकट्ठा होते थे तो प्रार्थना होती थी। अब वो प्रार्थना जिला परिषदीय स्कूलों में था, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। ये जितने पुराने लोग हैं सबने अभी मेरी पुस्तक जो 10वीं पुस्तक प्रिंट में गई है, करीब 350 पेज की है प्रभात में, तो मैंने वहीं शुरुआत किया है कि हमें संस्कार दिया जाता था परोपकार का, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जाए। ये हमारे संस्कार थे जो बचपन में घुट्टी में पिला करके डाला जाता था। स्वच्छता के बारे में टीचर हमारे नाखून देखते थे, कपड़े साफ हैं कि नहीं हैं। लेकिन आज बड़ा कष्ट होता है, सचिवालय जी का मैं सुन रहा था कि तमाम जगह तमाम स्कूलों में जो प्रार्थना का होता था वो बंद हो गया। जब इंटरमीडिएट में गए, मतलब हाई स्कूल के बाद 9th और 10th, तो राष्ट्रगान पहला काम राष्ट्रगान होना है, सब हम शामिल होंगे राष्ट्रगान में, उसके बाद तब हमारे क्लासेस शुरू होंगे। तो ये जो संस्कार की शिक्षा हमें दी जाती थी, वो संस्कार विहीनता जो आपने बात किया, ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। और हम गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुसलमानों के गुलाम रहे। लेकिन गुलामी में एक तो चीज़ अधिकार कर लेना, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है संस्कृति को नष्ट करना। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर, हमारे देवालय, हमारे विद्यालय। और लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि भारत के लोगों को जब तक उनकी संस्कृति नष्ट नहीं की जाएगी, उनकी भाषा ये की जाएगी, तब तक हम इनको परमानेंट गुलाम नहीं बना सकते। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था। अंग्रेजों ने क्या कहा था? दंड संहिता, दंड। हम कह रहे हैं, हमारा संविधान कह रहा है, हम दंड नहीं न्याय दे रहे हैं। CRPC का नाम दिया गया भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। मैं जब चेयरमैन रहा तो एक पूर्व गृह मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के रहे, बहुत बड़े नेता रहे, गृह मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उन्होंने कहा कि साहब अंग्रेजी में तो नाम होगा नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस। हम कहा नहीं सर, ये संविधान प्रदत्त अधिकार जो हैं, संविधान जो 1950 में लागू हुआ, तो संविधान प्रदत्त अधिकार जो हैं वो उसको इंश्योर करता है, इसलिए इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और फिर साक्ष्य अधिनियम, और इसको मेरा भी रोल है, इसलिए मैं कहता हूँ। तो मोदी जी ने जो कलंक का था ये, इसको बदला गया। तो तमाम कलंक की निशानियाँ हैं जो हमें बदलना है, और मुझे खुशी है कि उसका मैं भी एक छोटा सा पुर्जा रहा हूँ। और वो तीनों कलंक की निशानियाँ मिट करके, और 1 जुलाई 2024 से नया ये एक्ट लागू हो गया जो चल रहा है। इसको तो 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तभी तो बदल जाना चाहिए था। लेकिन जो लोग अंग्रेजी मानसिकता से ग्रस्त थे, उन्होंने इसकी तरफ कोई परवाह नहीं किया। अब बात आती है हमारी संस्कृति की। अभी हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, उसके संघर्षों को, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उसको हमें अच्छा रखना, उसको नष्ट नहीं होने देना है। और मैं अभी एक बड़ा प्रसन्नता, आप भी होंगे, कि अभी सराय काले खां चौक का नाम बदल करके नाम किया गया है भगवान बिरसा मुंडा चौक। तो ये बड़ी प्रसन्नता की है, उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में किया और उसको भगवान बिरसा मुंडा चौक किया। हम दिल्ली में देखते हैं बाबर रोड, हुमायूं रोड, जहांगीर रोड, तुगलक रोड, ये क्या है? ये कोई अंग्रेज तो नहीं रख गए? आज़ादी के बाद जिस तरह से जो गुलामी की मानसिकता थी, हमारी संस्कृति की नष्ट करने का ये भी प्रयास, कि हम लगता है कि ये जो है जैसे हमारे जो आक्रमणकारी थे उनके नाम पर रखा गया नाम। तो ये तमाम कलंक की निशानियाँ धीरे धीरे मिटनी चाहिए, ये भी कालांतर में ये भी मिटेगा। और मैं कहा कि देश की प्रभुता, एकता, अखंडता, इसको रक्षा करना ये हम सबका कर्तव्य है। आपने बड़ी अच्छी बात किया कि केवल ये पुलिस फोर्स का काम नहीं है, फौज का काम नहीं है। मैं तो पुलिस फोर्स में रहा हूँ पौने 38 साल। इसमें सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इतिहास आपको बताता है हम कभी कमज़ोर नहीं थे,
लेकिन क्यों को गुलाम बोले? हम एक नहीं थे। अब एक नारा दिया गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ये बड़ी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है हम बटेंगे तो कटेंगे, तो सत्यता को, तमाम लोग इस सत्यता को नहीं कहने में उनको शर्म आती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, कौन जीता कौन हारा, ये सब भूल जाओगे, लेकिन जो इतिहास है वो हमेशा याद रखिएगा, वो जो फैसला दिया है हमेशा विजेताओं के पक्ष में दिया है। बाबर जीत गए, राणा सांगा हार गए, तो दिल्ली में बाबर रोड है, राणा सांगा रोड नहीं है। तो हमें जो हमारे लोग लड़े, इस देश की रक्षा के लिए बलिदान किया, हमें उस संस्कृति को जिंदा रखना है। ये हमारी पीढ़ियां जो आ रही हैं, इनको बताना है कि हमारे महापुरुष को हम भूल ना जाएं, क्योंकि अगर हमारी संस्कृति, हमारे पुरखों जिन्होंने आज़ादी में वो किया, उसको हम भूल गए तो हम स्वतः मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। तो इसलिए हमें, और आज एक चीज़ और है, आज 24 नवंबर है। आज के दिन गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था, मैं उनको नमन करता हूँ। कैसे हुआ था उनका बलिदान, क्यों हुआ था? उनको कहा जाता है हिंदी चादर। मेरी एक पुस्तक है, मैंने काफ़ी डिटेल में उस पर लिखा है। 1675 गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब में थे। वहाँ पर कश्मीरी ब्राह्मणों का एक जत्था आया, पंडित कृपाराम। उनके पास आए कि महाराज जी हमको बचाइए, औरंगजेब हम लोगों को कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा औरंगजेब को खबर करा दो, गुरु तेग बहादुर अगर इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे तो हम सब स्वीकार कर लेंगे। गुरु जी अपने शिष्यों के साथ आगरा गए। मैं आगरा का एसएसपी भी रहा हूँ, डीआईजी भी रहा हूँ। वहाँ मैं जाता हूँ, एक गुरुद्वारा है गुर का ताल, वहाँ से गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने उठवा लिया, चांदनी चौक लाए गए। 9 नवंबर 1675 को उनके शिष्य मती दास को इस्लाम स्वीकार करने के लिए जब टार्चर किया गया तो नहीं माने तो उनको आरे से चीर दिया गया। आप जाइएगा वहाँ, भाई मती दास चौक है। दूसरे दिन उनके भाई सतीदास, उनको रुई में लपेट करके जिंदा जला दिया गया। भाई दयाल दास जो उनके तीसरे शिष्य थे, एक कड़ाह में तेल भर के उनके हाथ पांव बांध कर डाला गया, अब तब नीचे से गर्म करके उनको तल दिया गया। ये बर्बरता औरंगजेब ने किया। और जब गुरुजी नहीं माने इस्लाम स्वीकार करने को, तो 24 नवंबर आज ही की दिन था 1675 को उनका सिर काट दिया गया। तो एक थे, मैंने अभी पार्लियामेंट में उनका नाम उठाया था, जो आपने कहा कि हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए, लखी साहब बंजारा का। लखी साहब बंजारा, आप ना गए हों तो गुरुद्वारा रकाबगंज जरूर जाइएगा। जहाँ सिर काटा गया गुरुद्वारा शीशगंज है। और जहाँ लखी साहब बंजारा जो थे, उनके पास 1 लाख से ज़्यादा जानवर थे, बैल थे, उस पर वो ट्रांसपोर्ट करते थे, सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर थे। मोदी जी ने उनका कई बार नाम लिया, क्योंकि वो जो व्यापार करते थे तो रास्ते में तालाब बनवा देते थे और तमाम जगह उन्होंने सराय बनाए। जानवरों के लिए चाहिए पानी तो तालाब बनवाए। और उसी में मोदी जी ने जब अमृत सरोवर की बात करी, तब उन्होंने लाखा बंजारा उप लखी साहब बंजारा का, लाखा बंजारा 1675 में ही कैंप कर रहे थे। जब गुरु जी का सर काट दिया गया तो ये उस समय आक्रांता कि उनके 100 के साथ भेद भी ना करें, चौराहे पर टांग करके उसके साथ भेद भी ना हो, तो लाखा बंजारा ने हजारों जानवर के साथ हल्ला बोल दिया। गुरु जी की बॉडी उठा ली, ये छीन न लें तो अपने घर, क्योंकि माइग्रेट करते थे, कच्चे मकान होते थे, उसमें रख करके आग लगा दिया, क्रिमेट किया। और वहाँ पर है गुरुद्वारा रकाबगंज, जो सबसे बड़ा हाल है, लखी साहब बंजारा हाल। उसके बाद एक दलित थे भाई जैता जी, वो सर उठाकर भाग गए, कूद गए उसमें अपनी जान की परवाह ना करके, और जाकर क्रिमेट किया आनंदपुर साहिब में गुरु का सर। तो आज जो सिख रेजिमेंट है, एक सिख लाइट इन्फेंट्री है, मेरी ट्रेनिंग हम IPS अफसरों की होती है सिक्किम में, 78 में किया मैंने सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ में। उसमें ज़्यादातर जवान
दलित हैं। तो जानते हैं उनके यहाँ वार कार्य क्या है? एक तो सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोलो सोनिहाल, और एक होता है जय जयता जी। तो उनको याद करते हैं जयता जी को। तो मैंने उसको इसलिए जोड़ा कि हमारा परिवार भी, हम लोग भी औरंगजेब से पूरा देश पीड़ित रहा, मुगलों से हम परिवार भी पीड़ित रहे। जब बचपन में हम पढ़ते थे तो मेरे पिताजी 1-2 महीना स्कूल गए थे। सरकारी रिकॉर्ड में उनका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1914। तो उनके मुँह से 2-3 चीज़ निकलता था कि बेटा हमारे पुरखे कपड़ा बुनते थे, हमारे पुरखे रोहिणी नदी किनारे रहते थे, औरंगजेब ने हमारा पैसा छीन लिया और हमें भगा दिया। तब ये बंजारों की सराय जो है नेपाल बॉर्डर पर, जो पहले जिला बस्ती था सिद्धार्थ है, वहाँ हम बस गए। तो मैं जब अपनी आत्मकथा लिखने लगा और एक मुँह से निकलता था मेरे पुरखे रोहिणी नदी के किनारे रहते थे, तो मैंने रोहिणी नदी कहाँ है? नेपाल से निकलती है भैरावा होते हुए और राप्ती नदी में गोरखपुर में मिल जाती है। गोरखपुर राप्ती का पुराना नाम अपरावती है। तो वहाँ पुरखे हमारे रहते थे। रोहिणी नदी के पूरब तरफ राज था कोलिय वंश और मल्ल वंश। देवरिया गोरखपुर के ठाकुर राजवीर सिंह ने लिख करके मल्ल लिखते हैं। और कोलिय वंश था जिसके राजा थे महाराजा अंजन, जो गौतम बुद्ध जी के नाना थे। और जहाँ हम रहने वाले हैं, मैं अपना खुशनसीब समझता हूँ, वह है सिद्धार्थ नगर, जहाँ महाराजा सुद्धोधन का राज था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई किया तो महल निकल आया, स्तूपा निकल आया और उनके नाना का महल देवदाह निकल आया। अब जो मैं अपने से जोड़ना चाहता हूँ कैसे हुआ, 1658 में औरंगजेब बादशाह हुआ। उसने 9 अप्रैल 1669 को हुक्मनामा जारी किया हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। तो क्या किया? काशी विश्वनाथ, बस मैं ख़त्म करता हूँ, काशी विश्वनाथ और मथुरा को तोड़ दिया जाए। काशी विश्वनाथ जी तोड़ दिए गए। 5 सितंबर 1669 को उसको कंप्लाइन दिया गया और जनवरी 1670 में मथुरा तोड़ दिया गया। और उसके बाद उसने कहा इन काफिरों को मुसलमान बनाओ। तो हमारी कौम जी थी जिसको कोली, जिसको आज कोरी कहते हैं, बुनकर हम कपड़ा बुनते थे। आज भी इतिहास में मौजूद है, कहा कपड़ा बुनना है तो इस्लाम स्वीकार करना होगा। इस बिरादरी के लोगों ने खेती नहीं किया, फूस का मकान बनाया, हथकरघा लगाया, और कोई इनका बुद्ध काल से पहले से। तो जो इनको अब कोरी अगर छोड़ दे तो खाएगा क्या? तो बहुत से कोरी भागे बुंदेलखंड गए। बुंदेलखंड में ज़्यादा कोरियों का आबादी है क्योंकि वहाँ महाराजा छत्रसाल का राज था। हमारे पुरखे रोहिणी नदी से किनारे आकर भाग करके नेपाल बॉर्डर पर बसे और जो कन्वर्ट हुए, आप खलीलाबाद जो संत कबीर नगर है, मऊ है, बनारस है, आजमगढ़ है, भदोही है, जो कपड़े का काम है वो करने वाले कभी हिंदू कोरी थे, जो आज पहले जुलाहे हुए और फिर अब कहलाते हैं अंसारी। तो इस तरह से संस्कृति हमारी नष्ट की गई। तो मैंने पुस्तक में अपने पिताजी के 3 शब्द को करके रिसर्च करके निकाला, तो हमें घंटी बज गई है कि आप जो इसमें, तो मुझे ये कहना है कि हम सबका कर्तव्य है देश की रक्षा करने का। बाह्य रक्षा तो फौज करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस करती हैं, लेकिन उतनी ही ज़रूरी आंतरिक सुरक्षा है। मैं उत्तर प्रदेश का 4.5 साल ADG स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, ATS आप सुनते होंगे, STF का चीफ रहा और ATS का मैं फाउंडर चीफ हूँ। एक मेरी पुस्तक इसी पर है, आतंकवाद पर। तो ये कहना है कि केवल काम की वर्दी वाला ही करेगा, ये नहीं हमारा काम है। जैसे आपने बाह्य सुरक्षा सैनिक लड़ रहा है तो उसके हम परिवार की करें, उसको देखें, उसका परिवार अकेला महसूस ना करे। इसी तरह से हमारी नज़र रहनी चाहिए कि कहाँ गलत हो रहा है। मैं जब था तो मैं सबसे मिलता था। आज भी कोई रात में 12 बजे फ़ोन उठाओगे तो आई पिकअप माई फ़ोन। तो हमने तमाम ऑपरेशन लीड किए। तो हमारे कुछ अफसर इससे पूछते हैं कि सर आपको मुखबिर कहाँ से मिलते थे, आप इतने ऑपरेशन लीड किए, इतने लोगों गोली चलाई, आपने क्या किया? तो मैं अभी कहता हूँ मेरे लाखों कान और लाखों आँख हैं, क्योंकि अगर लोग से जुड़े हैं तो आप सब जगह देख सकते हैं। तो वो जब आप सब जगह लोगों का सहयोग होगा, सबका साथ होगा,
तो आपके देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आंतरिक सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मुझे एक सिग्नल दे दिया गया कि मेरा समय समाप्त हुआ, कभी और आऊँगा। तो मुझे बहुत बोलना है और जो बोलता हूँ वो तथ्यों पर बोलता हूँ, मेरा अनुभव है उस पर बोलता हूँ। तो चलिए, आज ये जो शताब्दी वर्ष चल रहा है राष्ट्रीय सेवक संघ का, अभी मुझे इलेक्शन में बुलाया गया था बॉम्बे, फिर बुलाया गया था नागपुर और पूना। मैं संघ मुख्यालय पर गया, बाबा साहब के दीक्षा स्थल पर गया, बॉम्बे में गया, वहाँ गया उनकी समाधि स्थल, वहाँ गया। तो 3 जगह पर गया, अभी संघ मुख्यालय पर होकर आया। मैंने अपने दोनों गुरुओं की जो प्रतिमाएं हैं वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो ये जो शताब्दी वर्ष है पूरे देश में मनाया जा रहा है, और इसमें जो नागरिकों के अधिकारों के साथ वो है, जो मुख्य चीज़ है कर्तव्यों पर जो ये तमाम जगह व्याख्यान सेमिनार आयोजित कराए गए हैं, ये देश की जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारी नई पीढ़ी है उनको अपने इतिहास के बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक गुलामी हो सकता कभी हम लड़के निकल लें, लेकिन मानसिक गुलाम हो गए, संस्कृति नष्ट हो गई, भाषा नष्ट हो गई, तो आप हमेशा के लिए गुलाम हो जाओगे। इन्हीं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।